हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कर रहे थे जो है हमारी इकोनॉमिक्स के नोट्स। हम लोग जो है थ्योरी पढ़ रहे थे। तो हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके 4 डिपार्टमेंट हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने 4 जोनल ऑफिस को डिवाइड किया। न्यू दिल्ली का नॉर्थ में है, चेन्नई जो है वो साउथ का है, ईस्ट के लिए कोलकाता है, और वेस्ट का जो हेड ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, वो मुंबई में है। तो ये किस किस ये इन्होंने बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा डिटेल बताया हुआ है। ओके। तो जो ओनली प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नर भी हैं आरबीआई के, वो गवर्नर भी थे, तो वो है आपके मनमोहन सिंह। ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब है हमारे फंक्शंस हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मॉनेटरी अथॉरिटी भी यही है। ये सारी जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारा काम आरबीआई करता है। करेंसी इशू आरबीआई करता है। जो बैंक्स को जो लाइसेंस है वो भी आपका आरबीआई प्रोवाइड करता है। सारे बैंकरों का बैंक इसे ही बोला जाता है, मतलब ये राजा है एक तरीके से बैंकों का। और गवर्नमेंट को भी अगर कुछ उधार चाहिए या कुछ इश्यूज चाहिए, कोई गवर्नमेंट लोन चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज भी जो है वो यही आरबीआई करता है। इवन हमारी लास्ट होप है हर किसी की, हर बैंक की लास्ट होप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि अगर उसे कोई भी क्राइसिस होती है, कोई एलिजिबल सिक्योरिटीज़ के बदले में वो वहाँ से पैसे ले सकता है जब उसके पास कोई नहीं है। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, मतलब अगर आपके कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसके लिए आपकी सेटलमेंट करवाता है आपका आरबीआई। आरबीआई के खुद के 14 क्लियरिंग हाउसेज हैं जो एक्सचेंज है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का उनको बैलेंस करते हैं। कस्टडी रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज की, मतलब जो भी हमारा इंडिया अगर कभी बाहर डिपॉजिट करता है या बाहर से लोन लेता है, तो वो सारा काम जो है वो भी आरबीआई के थ्रू ही होता है। इकोनॉमी को रेगुलेट जो है वो जीडीपी को मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करना, वो भी सारा काम आरबीआई का है। रेगुलेटर और सुपरवाइज़र भी है आपका पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स का। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पब्लिशर है मॉनेटरी डाटा का कि कितना हमने अभी कलेक्ट किया है, कितनी हमारी सिक्योरिटी है, तो ये डाटा भी सारा यही वो करता है, पब्लिश करता है। सारे डेवलपमेंट के फंक्शन है जो वो भी यही करता है, क्योंकि बहुत सारे तरह के ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो स्पेशल जो कंट्री के खुद के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आरबीआई ही डेवलपमेंट करता है, सेटअप करता है। जैसे आईडीबीआई है, सिडबी है, नाबार्ड है, एनईडीबी है। ये सारे जो बैंक, गवर्नमेंट बैंक कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से, तो वो सब भी आपके आरबीआई ही सेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी किसको रेफ़र करती है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफ़र करती है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के जो अंडर में होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट आएगा। आपने सुना होगा टाइम टू टाइम ये आता है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दी है, अब घटा दी है। तो वो सब जो डिसाइड करता है वो आपका आरबीआई ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आपके बैंक्स को। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी चेक करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो होती है जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, तो उनको मनी सप्लाई करना, इंटरेस्ट रेट देना, तो वो सब क्या कहलाता है आपका? आरबीआई ही उसके लिए पॉलिसी डिसाइड करता है आपके सेंट्रल बैंक्स के लिए। ये डिमांड साइड करता है इकोनॉमिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक, जो भी हमारे इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, कंजम्पशन रिलेटेड है, ग्रोथ है हमारे इंडिया की, और लिक्विडिटी है, उन सबको जो डिमांड पूरी करने का काम है वो भी आपका यही करता है। ठीक है। तो जो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके आरबीआई के अंडर, जो आपके मॉनेटरी पॉलिसीज़ को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जिनके पास कॉमर्स थी वो समझ सकते, कैश रिजर्व रेशियो कि मतलब हमारे पास टोटल कैश कितना था, उनमें से हमने कितना जो परसेंट कैश है वो हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। बैंक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कितनी ऐसी जो है, हम लोग कहते हैं ऐसी संपत्ति है जो हमारी क्विकली, जैसे अब स्टॉक है, ऐसे आपका पूंजी है स्टॉक, तो लिक्विडिटी होती है कि कितनी जल्दी आप उसको बेच सकते हैं, मतलब 3 महीने में बेच जाएंगे। अगर ऐसा कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो वो 6 महीने में बिकेगा, काइंड ऑफ। बैंक रेट सबको पता है। रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होती है कि बैंक को वो जो आरबीआई है वो कितने रेट पे लोन देगा। और रिवर्स रेपो रेट है कि कई बार बैंक आरबीआई को भी चाहिए होते हैं पैसा, तो वो कितने पे लेगा,
बैंक से, तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जो आपके, जो हम सेंसेक्स वगैरह को देखते हैं, तो वो भी आपके आरबीआई रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो कंस्टिट्यूट किस किस से मिलकर बनी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 45ZB। ये डिटरमाइन करते हैं कि पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट क्या होगा जब हमें इन्फ्लेशन के टारगेट्स को पूरा करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है? न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि मनी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाए, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, प्राइस को एक तरीके से करना, ऐसा नहीं कीमतों में हद से ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली सोने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कोशिश कर करके कम पे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर इक्विलेटरल करना, मतलब जितना हम बाहर भेज रहे हैं उतना ही हम रिसीव भी कर रहे हैं। क्रेडिट कंट्रोल मेज़र क्या होता है कि ये प्राइमरी मैकेनिज़्म है सेंट्रल बैंक का टू रियलाइज़ की जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। जो आरबीआई है वो कौन से एक्ट के अंडर काम करता है? 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दो एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है आपकी स्टैच्यूटरी ये बेस बनाता है आपके क्रेडिट सिस्टम यानी उधार के लेन देन को कंट्रोल करने के। तो क्रेडिट कंट्रोल के दो ही आपके मेथड हैं, एक तो जनरल है यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के जो मेथड है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई ले रहा है। क्वालिटेटिव होता है जब पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका, तो इसको हम अभी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे जनरल मेथड में आएगा बैंक रेट पॉलिसी, क्योंकि हर बैंक का एक इंटरेस्ट रेट होता है, कस्टमर जो है वो रेगुलर में, ये डेली रूटीन का काम होता है कि लोग थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए लोन लेते भी रहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं। तो ये आपका क्या है, आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, वो अपनी लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स पे, जैसे हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। द रेट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है किस पे? आपका लॉन्ग टर्म लेंडिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका रेट अलग होगा, और जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है उनके लिए अलग होगा। जैसे एग्जांपल है, अगर सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना है उधार, तो वो क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? डिपॉजिट रेट और जो भी और अदर रेट्स होंगे वो भी सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब मुझे उधार ही ज़्यादा में मिलेगा तो आगे मैं जो दूंगा वो भी तो ज़्यादा में ही दूंगा ना, मैं अपने घर से खर्चा थोड़ी लगाऊंगा। तो इसलिए जो बैंक्स हैं वो भी अपना रेट बढ़ा देते हैं। इसी तरह बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब रेट ज़्यादा होगा तो लोग उधार लेना कम करेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो वो ज़्यादा जल्दी उधार लेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से अगर उसे कंट्रोल करना होगा तो इस तरीके से वो जो है पॉलिसी टाइम टू टाइम अपनाता रहता है, चेंजेस करता रहता है। उसके बाद है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर हम छोटे लैंग्वेज में देखें तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उनको सेल परचेज़ का काम जो है वो यहाँ से कर देता है, स्टार्ट करना शुरू कर देता है, मतलब गवर्नमेंट के जो शेयर्स है वो बेचना शुरू कर देता है या ख़रीदना शुरू कर देता है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में जाएं तो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही नहीं बल्कि कुछ एलिजिबल सिक्योरिटी जैसे बिल्स हैं, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिक्योरिटी को भी मतलब ख़रीदना, सेल करना शुरू कर देता है। व्हेन द बैंक्स, जब बैंक और प्राइवेट इंडिविजुअल परचेज़ करते हैं इन सिक्योरिटी को, तो उन्हें कुछ पेमेंट करनी होती है सेंट्रल बैंक को, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाता है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके अंदर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मैंने आपको बताया था कैश रिजर्व क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कैश जो बैंक को अपने पास यानी आरबीआई में रखना ज़रूरी होता है, एज अ सिक्योरिटी कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं भाई मिनिमम बैंक में इतना कैश तो होना ही होना चाहिए। द कमर्शियल, ये सब कुछ उनके लाइसेंस के टाइम पे सेट होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। कमर्शियल बैंक जो हैं उनको कुछ मेंटेन करने पड़ते हैं रिजर्व, उनके डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट के मेन रूप में, जैसे वो फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं आरबीआई में, उस तरीके से उन्हें वो कैश वहाँ रखना ज़रूरी है। अगर कैश रिजर्व रेशियो हाई होगा तो कमर्शियल बैंक की जो कैपेसिटी है क्रिएट क्रेडिट, मतलब सोचो मेरे पास मैं बैंक हूँ, मेरे पास 100 रुपये है, अगर मुझे डिपॉजिट ही 50 रुपये रखना पड़ गया, कैश रिजर्व रेशियो ही ज़्यादा रखना, तो मैं 50 ही रुपये तो उधार दे पाऊँगी, लेकिन वहीं
अगर मेरा रिज़र्व रेशो मैं सिर्फ 20 रुपये ही मेरे मतलब आरबीआई ने कहा कि आप सिर्फ 20 रुपये जमा कर दो, तो अगर मैं वहाँ 20 रुपये जमा कर रही हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, फिक्स डिपॉजिट ले रही हूँ, तो मेरे पास अब उधार देने के लिए 80 रुपये और है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर वो जो सीआरआर अगर हाई होगा तो उनकी जो उधार देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, अगर सीआरआर कम होगा तो वो उधार जो है वो ज़्यादा दे पाएंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये एक अमाउंट है जिसमें बैंक को एक मिनिमम फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होनी ही, उसको इतना तो रखना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो हमारे बैंक्स होते हैं उनके जो सेल्स पर्सन है वो आपको आजकल मोटिवेट करते हैं कि आप अपना गोल्ड जो है, गोल्ड के बदले हमसे लोन ले लो, क्योंकि उनके अपने खुद के टारगेट होते हैं कि उन्हें इतना मिनिमम कैश, गोल्ड और उनके पास सिक्योरिटीज़ होनी ही चाहिए एज अ रिज़र्व। तो इसलिए वो लोग आपको बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप लोन ले लो, आसान किस्तों पे ले लो, इस तरीके से ले लो। तो ये सब इन्हीं चीज़ों का हिस्सा है कि उनके ऊपर जो टारगेट हो फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो लोग काम करते हैं। एसएलआर ये यूज़ होता है बैंक की जो मतलब एक फ्रीडम होती है क्रेडिट को एक्सपेंस करने के लिए, उसको ये कंट्रोल करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बता ही दिया था कि आरबीआई जो है वो कर सकता है कंट्रोल। रेपो रेट होती है जिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को मनी, जब भी उनके पास कम हो जाते हैं पैसे। रिवर्स रेपो रेट होता है कई बार आरबीआई को ही ज़रूरत पड़ जाती है कैश की, आपदा के टाइम या किसी और मजबूरी में, तब वो क्या कितने परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा, वो रिवर्स रेपो रेट है। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मार्केट का, कहाँ जहाँ पर वो जो है मतलब पैसा उधार लेना और देना ओवरनाइट बेसिस होता है कि भाई एक रात के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए या 10 दिन के लिए चाहिए, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं। इसके अंदर करंटली जो है वो जनरली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही इंक्लूड है। इसके अंदर रीजनल जो रूरल बैंक्स है, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, वो इसके अंदर नहीं है, या फिर कोऑपरेटिंग बैंक है अदर देन लैंड डेवलपमेंट, जो स्पेशली लैंड को डेवलप करने वाले बैंक होते हैं वो इसके अंदर नहीं है, या फिर प्राइमरी डीलर जो बहुत जैसे अमानी टाइप के बहुत बड़े बड़े डीलर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। मनी दैट इज़ लेंट फॉर वन डे इज़ द मार्केट इज़ नोन कॉल मनी, इसे कॉल मनी कहा जाता है। देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखी है, और इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कॉल मनी किसे कहते हैं, जब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक एक दिन के लिए उधार देना हो। अगर ये एक दिन से ज़्यादा के लिए होगा तो इसे नोटिस मनी कहा जाएगा। नोटिस मनी का जो पीरियड है वो 2 से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर एक दिन की बात है तो कॉल मनी, 2 से 14 दिन की बात है तो नोटिस। न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 फरवरी में उन्होंने डिसाइड किया था कि अप्रैल मार्च नहीं होगा, अब से उनका जुलाई और जून होगा, मतलब अप्रैल से मार्च होगा उनका 2021 के बाद से, जो पहले उनका जुलाई से जून तक था। अब उन्होंने, क्योंकि सारे बैंक्स का जो है वो अप्रैल से मार्च ही होता था, तो उनके जो रिकॉर्डिंग में उनको दिक्कत आती थी, तो अब उन्होंने भी अपना अप्रैल टू मार्च कर लिया। अब है नया को टॉपिक, बैंकिंग क्या है इंडिया में। इंडिया में बैंक्स कैसे काम करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर है जो वो है एक रीढ़ की हड्डी है हमारे मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की, क्योंकि सिग्निफिकेंटली जो है हमारा बैंक बहुत ज़रूरी काम करता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के। जो सबसे बड़ा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब डेवलप हुआ था 1770 में, तो इसका नाम याद ज़रूर रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब प्लान्ड, जब हमारे को आज़ादी मिल गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लिया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सोशल वेलफेयर, मतलब सारे लोगों की, समाज की भलाई के लिए ये काम किया गया था। बिफोर जो मतलब स्वतंत्रता से पहले क्या था कि कमर्शियल बैंक जो है वो सारे प्राइवेट लोगों के हाथ में थे, और वो अपनी मर्ज़ी से बहुत कर्ज ले, बहुत ब्याज की दरें सेट कर देते, कॉमन दर नहीं थी, कोई भी कितना भी परसेंट वो लोग चार्ज कर लेते थे। तो ये हेल्प करने में फेल हो गए थे गवर्नमेंट की, जब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सबकी भलाई के लिए काम कर रहा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद की भलाई के लिए करता था। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 14 मेजर कमर्शियल बैंक जो है 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज करने का सोचा था। इन 1980, एक सेकेंड,
ये ऊपर हो गया। इन 1980 अगेन द गवर्नमेंट टुक ओवर, उसने 6 कमर्शियल बैंक और लिए, मतलब 1980 में टोटल 20 बैंक्स हो गए थे। 1969 में 14 बनाए गए थे और उसमें ऐड किए गए थे 1980 में। अब नेशनलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि समाज की भलाई, एग्रीकल्चर में बढ़ावा देना, छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है उनको देना, और अब बाकी सारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करना। नेशनलाइजेशन बैंक हेल्प करता है प्राइवेट मोनोपोलीज में एक क्रेडिट की स्मूथ सप्लाई, मतलब उधार मिलता रहे, वापस आता रहे, स्मूथ सप्लाई हो। और जो प्राइवेट लोग थे जो बहुत ज़्यादा मोनोपोली करते थे, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कि मतलब ब्याह अगर किसी ने उधार एक बार ले लिया तो वो पूरी ज़िंदगी कट जाती थी, उसका उधार नहीं चुकता था, क्योंकि उनका जो सिस्टम था, पढ़े लिखे थे नहीं, किसी चीज़ पे भी अंगूठा लगवा के और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो डबल करते रहते थे, हर साल में अमाउंट डबल, इस तरह की भी चीज़ें आती थी सामने। तो बैंक क्रिएट करते थे क्रेडिट फैसिलिटीज़ स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए, ताकि या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के बारे में, ताकि उन लोगों को इस तरह की दिक्कतें ना हो और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें ना देना पड़े, और जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप करें, ना कि सिर्फ प्राइवेट लोग। ये इसलिए भी था ताकि रीजनल इम्बैलेंसेस, जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर इम्बैलेंस ना हो। अब कमर्शियल बैंक क्या था? कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो डिवीज़न है लार्ज बैंक का, यानी बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया लेवल का कोई बैंक है, उसके पार्ट्स हैं, जो स्पेशली किस लिए डील करता है? डिपॉजिट और लोन सर्विसेज, जो बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है और उनसे डील करता है, चाहे वो लार्ज मिडिल साइज बिजनेस, बिल्कुल छोटे बिजनेसेस को वो नहीं करता इतना, एज अपोज टू इंडिविजुअल मेंबर, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको नहीं करता था पहले। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक ब्रॉडली जो है उनको हम उसके फंक्शंस के बेसिस पे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो नॉर्मल हम लोग जाके अपने खाते खुलवाते हैं वही। तो 2 तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कि मेरी मर्ज़ी, जब मुझे मैंने डिपॉजिट किया तब करा, जब मुझे निकालना है मैं तभी भी निकाल सकता हूँ बिना प्रायर नोटिस के, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जाके चेक दूँ और मैं अपने पैसे निकाल सकती हूँ, एटीएम के थ्रू, चेक्स के थ्रू, विड्रॉल स्लिप्स के थ्रू, किसी भी तरीके से। टाइम डिपॉजिट होता है कि हमने फ़िक्स टाइम के लिए, भाई 365 दिन के मैंने एक पॉलिसी ले ली कि 365 दिन तक मैं नहीं निकाल सकती, उसके बाद निकाल सकती हूँ, 2 साल की, 3 साल की, मतलब वो अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो जो रिटर्न नोटिस होता है। अगर उसको बीच में निकालना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक फॉर्म फिल करके देना होता है, अगर आपको बीच में उसे तुड़वाना है तो वो उसका कुछ चार्जेस वो लेते हैं, जो इंटरेस्ट है वो कम देते हैं आपको, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है कि वो आपको देंगे ही नहीं बीच में, लेकिन मेनली वो क्रिएट ही इसलिए किए जाते हैं कि वो ना लेने पड़े बीच में। एडवांसिंग लोन, किसी बिज़नेस को जो है वो पहले से एडवांस में लोन देना। ओवरड्राफ्ट मतलब अगर सपोज़ मेरा एक बिज़नेस है और मेरी लिमिट है 1 करोड़ की, तो मैं 1 करोड़ 20 लाख तक का जो है खर्चा एक बार में कर सकता हूँ, मतलब 20 लाख का मुझे वो ओवरड्राफ्ट देंगे, लेकिन वो मुझे विदिन 2-3 डेज़ वापस करना होगा। इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो होता है एडवांसिंग लोन। कैश क्रेडिट, उधार देना, बिल जो हमारे एक्सचेंज के हैं उनमें कुछ डिस्काउंट देना। सेकेंडरी फंक्शन क्या करते हैं? सेकेंडरी फंक्शन होते हैं आपके एजेंसी फंक्शन होते हैं, जो एजेंट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे चेक्स को कलेक्ट करना कस्टमर्स की बिहाफ पे, उनकी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी कराना, जो मतलब आपका जो चेक है वो क्लियर होना, इनकम को कलेक्ट करना, सबकी पेंशन, सैलरीज, जो आपको पता है कि जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती हैं वो पर्टिकुलर किसी बैंक से रिलेट करके करती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है उसमें वृद्ध पेंशन आती है, मतलब बुढ़ापा पेंशन आती है। तो इस तरह के जो होते हैं वो एक्सपेंस पे करना, जैसे नॉर्मल क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, स्कूल फ़ीस वगैरह जो है, अगर आप फॉर्म भर के देते तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फ़ीस चली जाएगी आपके बच्चे की। तो ये जो सारी फैसिलिटी हैं आपकी एजेंसी फैसिलिटीज़ हैं। फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करना आपके ड्राफ्ट के थ्रू, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र या फिर ई ट्रांसफ़र, जो ई फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जिसके अंदर उसको जो हम सिबिल स्कोर बोलते हैं, सिबिल स्कोर होता है, तो वो आपका स्पेसिफाई करता है कमर्शियल बैंक, वो इशू करते हैं एक लेटर कस्टमर का टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्थ, में ये इतना लोन लेने के लायक है ये पर्सन, इसकी गारंटी है, इस तरीके के लेटर वो प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी की कुछ सिक्योरिटीज़ को
जो पब्लिक है उसको फुल फेथ होता है क्रेडिट वर्थिनेस, जो बैंक जो लेटर देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फेथ होता है, जिसकी वजह से वो हेजिटेट नहीं करते ताकि वो सिक्योरिटीज़ खरीद सके। जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर बैंक किसी चीज़ की नीलामी करता है किसी बिल्डिंग की, तो उस पर लोगों को बहुत फेथ होता है कि अगर बैंक ने नीलामी करी है तो मतलब बैंक ने इसको बहुत अच्छे से चेक किया हुआ है और ये वर्दी है ये चीज़। ई बैंकिंग जैसे जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो सब इसके अंदर एजेंसी फंक्शंस में ही आएगा। जनरल यूटिलिटी फंक्शन है जो जनरली उनको करना होता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कुछ और भी फंक्शन है जैसे मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। अब है रूरल बैंक्स, ये आपके रूरल जो मार्केटिंग का टॉपिक है आपका उसमें भी आएगा, इसमें भी करेंगे। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग बाद में डील करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप इस तरह की थ्योरी वीडियोज़ भी चाहते हैं तो।